ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो ईपीएफओ हर साल आपको ब्याज देता है, लेकिन भैया ईपीएफओ ब्याज कहां से देता है? ईपीएफओ योजना 1952 के अनुच्छेद 62(b) में महत्वपूर्ण संशोधन की मंजूरी दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। हालांकि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बात तो किया गया है, आप सभी ईपीएफ मेंबर, ईडीएलआई, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जैसा कि ईपीएफओ की 236वीं सीबीटी की बैठक जो कि 30 नवंबर 2024 को होनी थी, अब वो संपन्न हो चुकी है। इस बैठक से क्या कुछ नया अपडेट आप सभी के लिए निकल करके आ रहा है, आज के इस नए वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके लिए एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। और ये प्रेस रिलीज कब जारी किया गया है, यहाँ पे टाइम और डेट देख सकते हैं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो आप देख रहे हैं इस बैठक पे। यहाँ पे कुछ हाईलाइट आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अब देखिए, यहाँ पे जो ईपीएफओ होता है ना, सबसे पहले आपका अगर पैसा कटता है, ईपीएफओ के पास जाता है, तो ईपीएफओ हर साल आपको ब्याज देता है। लेकिन भैया ईपीएफओ ब्याज कहाँ से देता है? ईपीएफओ उस पैसे को निवेश करता है, उसे जो भी रिटर्न होते हैं उसके बाद उन पैसों को ही आपको दे पाता है। तो यहाँ पे इस बैठक में जैसा कि यहाँ पे ब्याज गणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं इस मीटिंग्स में। और यहाँ पे बताया भी गया है कि जो कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए लाभप्रद प्रक्रियाओं को सरल बनाने की पहल भी की गई है। और यहाँ पे निवेश की भी बात की गई है कि भैया ये जो निवेश है वो कहाँ पे किए जाएंगे। कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, मंजूरी भी दी गई है। अब हालांकि इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करें तो ये प्रेस रिलीज आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा है, एक एक पॉइंट तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस पूरे प्रेस रिलीज में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उन पॉइंट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे सदस्यों के लाभ के बारे में बताया गया है कि भैया आपको क्या कुछ लाभ मिलने वाला है सीबीटी के मीटिंग में जो भी निर्णय लिए गए हैं उससे। और उससे पहले हम जान लेते हैं, काफ़ी लोगों की समस्या रहती है कि भैया मुझे हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, मुझे इंग्लिश में पढ़ना है या फिर किसी और लैंग्वेज में। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे की साइड आएंगे तो इंग्लिश, उर्दू, गुजराती और तमिल में देखने को मिल जाएगा। इस लैंग्वेज में भी आप इस प्रेस रिलीज को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मुद्दे की बात पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ईपीएफओ के द्वारा ये जो मीटिंग हुई थी ना, इसमें कुछ जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में सबसे पहले तो चर्चा की गई है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ईपीएफओ ने अब बदलाव कर दिया है कि अब अगर आप एडवांस आप निकाल रहे हैं जिसकी लिमिट पहले 50,000 थी, अब उसको 1 लाख कर दी गई है। 1 लाख रुपए तक आप ऑटोमेटिक क्लेम सेटलमेंट में निकाल सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे ईपीएफओ ने बताया भी है कि इसके बारे में चर्चा हुआ है कि अब 50,000 रुपये से बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जो कि आवास, विवाह और शिक्षा के लिए है। अगर आप एडवांस लेते हैं तो ये क्लेम आपका ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगा। और यहाँ पे 1.15 करोड़ दावे सेटलमेंट भी हो चुके हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बीत वर्ष 2023-2024 में ईपीएफओ ने 1.82 लाख करोड़ रुपए की राशि के 4.45 करोड़ दावे का निपटान किया था, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष में 1.57 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3.83 करोड़ क्लेम का निपटारा किया जा चुका है। यानी कि ईपीएफओ बता रहा है कि भैया कहीं ना कहीं हम फास्ट अब काम कर रहे हैं, जो हमने कुछ नए नए अपडेट लाए हैं उससे जो यूजर्स हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए तो ईपीएफओ अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में भी कुछ बदलाव कर रहा है, जो कि बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल भी सकता है। और यहाँ बताया गया है कि इससे जो भी आप क्लेम करेंगे उसकी जो प्रोसेस है वो सरल हो जाएगा। और यहाँ बताया गया है कि जिसमें एक सदस्य एक खाता प्रणाली होगी, जिसमें कि दावा निपटान में सदस्यों को परेशानी कम होगी। हालांकि ईपीएफओ अगर परेशानी सही में कम करना चाहता है तो कुछ जो उल्टे पुल्टे अपडेट ईपीएफओ करता है, कहीं ना कहीं उस पर ईपीएफओ को विचार करना चाहिए। जैसे कि ओटीपी का जो सिस्टम है आज तक ईपीएफओ ने जो लगाया है, मेरे समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी लोग खुद से पैसे नहीं निकालते हैं, किसी और से पैसे निकलवाते हैं। अब भैया मुझसे ही कोई पैसे निकलवाएगा तो मैं 10 बार थोड़ी ना ओटीपी लूँगा, क्यों 10 बार लेना पड़ता है। कभी वेबसाइट चलती है, कभी नहीं चलती है, और कभी सही पासवर्ड डालो तो भी
पासवर्ड एक्सपायर करके आता है, फिर से पासवर्ड बनाओ। मतलब एक लोग का काम करने के लिए कम से कम एवरेज 10 बार ओटीपी लेना पड़ता है, पहले केवल और केवल एक बार लेना पड़ता था। तो ईपीएफओ कुछ उल्टे पुल्टे अपडेट न करे तो अच्छा रहता है। अब देखने को मिलेगा, अभी प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे जब ईपीएफओ ये नया अपडेट ला देता है कि किस तरीके से जो यूजर्स हैं उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो अभी तो ये बताया गया है कि ये कुछ अपडेट आने वाला है, अभी आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ और लाभ के बारे में बताया गया है। सदस्यों के लाभ हेतु कुछ निर्णय लिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि सीबीटी ने ईपीएफओ योजना 1952 के अनुच्छेद 62(b) में महत्वपूर्ण संशोधन की मंजूरी दी है, जिसमें अब निपटान की तारीख तक सदस्यों को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। किस तरीके से फायदा मिलने वाला है, मान लीजिए कि अगर आपका जो भी पीएफ के खाते में पैसा जमा है, जिसमें कि ईपीएफओ आपको ब्याज देता है हर साल, उस पैसे को आप निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि आप 20, 21, 22, 23, 24 तारीख को क्लेम करते हैं किसी भी महीने में, तो ईपीएफओ 1 तारीख से लेकर के उस महीने के, जिस भी महीने में आप क्लेम कर रहे हैं उस महीने की बात की जा रही है, 1 तारीख से लेकर के जितने तारीख तक पैसे आप निकाल रहे हैं भैया, उसके बीच में जो भी ब्याज बनता है वो ईपीएफओ नहीं देता था, लेकिन अब आगे आपको ब्याज मिलेगा। यानी कि जो भी आपका पैसा निकालने की तारीख है वहां तक आपका ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ ने यहाँ बता दिया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 24 तारीख तक निपटाए गए दावे के लिए ब्याज का भुगतान केवल पिछले महीने के अंत तक होता था, इससे पहले। यानी कि इस महीने में अगर आप पैसे निकाल रहे हैं तो इस महीने में 1 भी रुपया भी आपका जो भी ब्याज बनता है वो ईपीएफओ नहीं दे रहा था, लेकिन आगे आपको मिलने वाला है जितना भी ब्याज बनता है। अब हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि सदस्यों को ब्याज हानि से बचाने के लिए अब तक ब्याज रहित दावे को 25 तारीख से लेकर के प्रत्येक महीने के अंत तक संसाधित नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे अब कहीं ना कहीं आपका जो ब्याज है वो पूरा ईपीएफओ देने वाला है, जो आपका ब्याज का पैसा है वो नहीं रखने वाला है, जो भी बनेगा वो पूरा आपको मिल जाएगा। अब हालांकि यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी बात की गई है, लेकिन उस हद तक नहीं की गई है जिस हद तक ईपीएस 95 पेंशनर्स को उम्मीद थी। जैसा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स उनकी मांग 7500 प्लस डीए को लेकर के काफी लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं और उनकी आश थी कि इस मीटिंग में जरूर उनका फैसला होने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द भी नहीं देखने को मुझे मिला है। हालांकि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बात तो किया गया है, लेकिन उनके पेंशन वृद्धि को लेकर के कोई बात नहीं किया गया है। केवल और केवल जो एक नई केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है पेंशन की, उसके बारे में बात किया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला चरण अक्टूबर में हो चुका है। यहाँ पे कुछ लोकेशन भी दिया गया है, यहाँ पे सफलतापूर्वक किया गया है। और हालांकि ये जनवरी 2025 से तो ये सभी के लिए लागू हो जाने वाला है। इसके अलावा बताया गया है कि 78 लाख से अधिक पेंशन योजना धारकों को लाभ होगा। यहाँ पे सभी पेंशन भोगियों को लाभ होने वाला है। और यहाँ पे बताया गया है कि भैया सत्यापन आदि के लिए बैंक जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, पेंशनर्स को भटकना नहीं पड़ेगा, उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलेगी। जो पेंशन उनको लगातार मिलती आ रही है उस वही पेंशन यहाँ पे मिलेगी, उसके बारे में भी बात किया गया है। अब इसके अलावा ईडीएलआई के बारे में बात किया गया है, जो कि न्यूनतम 2.5 लाख रुपए मिलता है और अधिकतम 7 लाख रुपए तक का ही लाभ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको इसके अलावा आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी अगर आप इस पूरे प्रेस रिलीज को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप डायरेक्ट इसे पढ़ सकते हैं। अब हालांकि ईपीएफओ की 236वीं मीटिंग समापन होने के बाद ये जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है, इसको पढ़ने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि उन पेंशनर्स के साथ जो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, अपनी मांग को लेकर के 7500 प्लस डीए को लेकर के जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा जरूर हुआ है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हालांकि पीएफ मेंबर्स के लिए कुछ नए अपडेट जरूर देखने को मिले हैं, जो कि हमने इस वीडियो में बात किया था। अब हालांकि जो सीबीटी की बैठक होती है उसका एक एजेंडा बुक भी होता है, जो कि वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है, लेकिन अभी फिलहाल में ये मीटिंग का समापन हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे ईपीएफओ के वेबसाइट पे 236वीं जो बैठक हुई है उसके लेकर के कोई भी एजेंडा बुक अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही अपलोड होता है तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताने वाला हूं कि क्या कुछ और ज्यादा डिटेल्स में बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेस रिलीज आप देख पा रहे हैं ना,
ये लगभग एक पेज का ही आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो एजेंडा बुक होता है, एजेंडा बुक बहुत ही ज़्यादा पेजों का होता है और इसमें और भी ज़्यादा डिटेल देखने को मिलती है। हो सकता है कि पेंशनर्स के बारे में कुछ बात ऐसी की गई हो जो कि यहाँ पे इस प्रेस रिलीज में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एजेंडा बुक में देखने को मिल सकता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।